उसकी एक एक बातें, उसका इस तरह से अपनापन का दिखावा करके एक पल में ही अपना हाथ छुड़ाकर चले जाना आज तक वो नहीं भुला सकी। वो अपने रूम में बैठी हुई उस अतीत की यादों के पन्ने में खो गई। 5 साल पहले लखनऊ में शाम के 4 बजे के लगभग पार्क में बैठकर इंतज़ार करते हुए अंजलि के चेहरे पर एक मुस्कान सी छा गई थी। वो उसे अपने पास आते हुए देखा तो वो आते ही उसके गले लगकर अलग होते हुए कुछ उदास होकर बोला, आई एम सॉरी अंजलि, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकता हूँ। ये सुनते ही अंजलि के जैसे पाँव तले ज़मीन खिसक गई। वो उसे हंसकर टालते हुए बोली, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो? आई एम सीरियसली अंजलि, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, लेकिन प्यार से कुछ नहीं होता है। लाइफ में मुझे सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि अपनी खुद की आइडेंटिटी चाहता हूँ। मैं मुंबई जा रहा हूँ अपने डैड के पास। हो सके तो मुझे भूल जाना। जानता हूँ मेरी इस बात को सुनकर तुम्हें मुझसे नफरत हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हमारा इतने सालों के रिलेशनशिप को मैं एक पल में कैसे भूल सकती हूँ? प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ भी तो तुम वो सब हासिल कर सकते हो जो तुम चाहते हो। नहीं अंजलि, मैं रहना ही नहीं चाहता हूँ। मुझे सिर्फ पहचान ही नहीं बल्कि दौलत शोहरत हासिल करना है। और प्यार का क्या है, वो तो उम्र के साथ साथ बदलते रहती है। तुमसे प्यार करना मेरी एक भूल थी और उस भूल को सुधारना चाहता हूँ मैं। वो उसका हाथ छोड़ते हुए अपनी नम आंखों के साथ उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जाना चाहते हो ना तो जाओ। तुम जहाँ भी जाओ तुम्हें सारी खुशियाँ मिले, तुम्हें वो सब मिले जिसके तुम हकदार हो। लेकिन मेरी एक बात मत भूलना, आज मैं जिस जगह खड़ी हूँ कल हो सकता है मैं वहाँ ना रहूँ। मुझे मेरी मंजिल किस ओर ले जाएगी ये भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें चाहे सब कुछ मिल जाएगा लेकिन तुम्हें फिर से सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। अब से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, सब खत्म। ज़िंदगी में तुमसे दोबारा कभी सामना ना हो, बस यही चाहती हूँ। गुड बाय। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन अंजलि अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, तुमसे मैंने प्यार किया इसलिए अपना सब कुछ ये समझकर सौंप दिया कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुमने मुझे वहाँ पर लाकर छोड़ दिया जहाँ मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। आई हेट यू, रियली हेट यू। वो अपने आंसू पोंछकर अपने बेड से उठ ही रही थी कि 5 साल का बच्चा उनके आंखों पर अपना हाथ रखते हुए हंसने लगा। वो उसका हाथ पकड़कर बोली, आरो आप होना मुझे पता है। अपने सामने करते हुए उसे देखते हुए वो प्यार से बोला, दिस इज़ नॉट फेयर मम्मा, आपने फिर मुझसे चीटिंग की। अरे मैं चीटिंग कैसे कर सकती हूँ? तो फिर आपने मेरा नाम ही क्यों लिया? आप उस मिनी का भी तो नाम ले सकती थी ना। बेबी, मिनी तो आपकी फ्रेंड है ना, वो होती तो मैं उसे पहचान लेती, लेकिन आप तो आरो हो ना, तो मुझे पता चल जाता है ना। वो उसे गोद में उठाते हुए बोली, बेबी आपने नानी को परेशान तो नहीं किया ना? नहीं तो नानी तो खुद ही मुझसे कहती हैं कि आरू इज अ गुड बॉय। मम्मा एक बात पूछूं? ओके, लेकिन सिर्फ एक ही बात, क्योंकि मम्मा को अपना काम करना है, ज़रूरी है ना। मम्मा, मिनी कहती है कि तेरी मम्मा झूठी है। वो झूठ कहती है कि तेरे पापा नहीं हैं। सबके पापा होते हैं तो फिर तेरे पापा क्यों नहीं? ये सुनते ही अंजलि उदास होते हुए बोली, बेबी मम्मा के आप गुड बॉय हो ना, तो फिर मिनी से कहना कि आपकी मम्मा ही उसके पापा है। ओके मम्मा, अब मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। गुड नाइट मेरा बेबी। अपने बच्चे को सुलाते हुए अंजलि अपने आप से कहने लगी, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन मैं आपको कभी भी उस इंसान के बारे में नहीं बता सकती हूँ जिसने दौलत और शोहरत हासिल करने के जुनून में एक बार भी उसने मुझे छोड़ने से पहले ये तक नहीं सोचा कि मैं उसके बगैर जी भी पाऊँगी या नहीं। मुंबई सिटी के होटल मयूरी में आज रियांश कपूर की न्यू मूवी की लॉन्च पार्टी चल रही थी। फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस भी इस लॉन्च पार्टी का हिस्सा बनकर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 23 साल के आसपास थी, उसके पार्टी में आते ही धूम मच गई थी। सबकी नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। अपनी खूबसूरती से सबको अपनी ओर आकर्षित करते हुए वो फिल्म प्रोड्यूसर मिस्टर बलराज को अपनी स्माइल के साथ हेलो करते हुए वो डांस फ्लोर पर आकर झूमने लगी।
डांस करते हुए जैसे ही वो गिरने वाली थी कि रेड एंड वाइट सूट बूट में करीब 28 साल का ड्रेसिंग और हैंडसम एक लड़के ने आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वो उसकी बाहों में आते ही स्माइल करते हुए बोली, आई नो कि तुम मुझे कभी गिरने नहीं दे सकते हो। वो लड़का उसे छोड़ते हुए कहता है, इतने नशे में भी नहीं हो कि तुम्हें खुद का होश ही ना हो। वो लड़का उसे वहाँ छोड़कर जाने लगता है, लेकिन अमाया उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, प्लीज़ रेयांश, तुम मुझे इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते हो। तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लीव मी अमाया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इस तरह की बिहेव क्यों कर रही हो? मैंने तुमसे पहले भी वार्न किया था कि, और आज भी कर रहा हूँ, मुझसे दूर रहो। मैं कितनी बार कहूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। वो लड़की उसके हाथों को छोड़कर ज़बरदस्ती उसके गले लगकर रोती हुई बोली, रेयांश प्लीज़ ये मत कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, बहुत प्यार करती हूँ। ये तो तुम भी जानते हो ना। ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं इस लॉन्च पार्टी में सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। आई नो कि हमारी सिर्फ एक को स्टार की तरह ही बातें हुआ करती थी, लेकिन तुम मुझे अच्छे लगने लगे। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इतना बोलकर वो वाइन से भरा हुआ गिलास उसकी सूट पर गिराते हुए बोली, आई एम सॉरी। ओ नो, ये कैसे हो गया? मैं कुछ करती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। अमाया प्लीज़ दूर हटो, मेरे क्लोज आने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपना ये पागलपन बंद करो, समझी? इतना कहकर वो लिफ्ट से 3rd फ्लोर में रूम नंबर 201 के अंदर जाने के बाद वो सीधे वॉशरूम में जाकर अपनी सूट को उतारकर वो अपने मैनेजर को कॉल लगाने लगा। इधर उसका पीछा करते हुए अमाया उसके रूम में आकर रूम को लॉक करते हुए वो उसके आने का इंतज़ार करने लगी। आधे घंटे के बाद पार्टी में मौजूद रेयांश की मैनेजर जिया अपना मोबाइल ढूंढने लगी। वो अपने आप से बड़बड़ाते हुए बोली, अब फिर से सर मुझ पर गुस्सा करेंगे। मैं इतनी बड़ी भुलक्कड़ कैसे हो सकती हूँ? मेरा मोबाइल मैंने किसी को तो दिया था। हाँ, याद आया, अमाया मैम को। लेकिन उनका मोबाइल तो उनके पास ही था। वो अमाया को ढूंढते हुए जैसे ही पार्टी से बाहर निकलने लगी, वो किसी लड़की की चीख सुनाई देने लगी। वो अपना चश्मा ठीक से करते हुए ऊपर की ओर देखने लगी। उसकी चीख से पार्टी में शामिल सारे लोगों को जैसे शॉक्ड हो गए थे। उसकी चीख लगातार सुनाई देने की वजह से जैसे वो वहीं आसपास से आ रही थी। सारे लोग उसी तरफ दौड़ते हुए आते हैं और उस रूम में आते ही सबके होश उड़ गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए जितने भी रिपोर्टर थे, सारे उसी तरफ जाने लगे। रेयांश की हालत ऐसी थी जैसे उसे कुछ भी होश ना हो। वो अपना सर पकड़े हुए बेड की दूसरी ओर बैठा हुआ था और अमाया के बिखरे हुए बाल, उसके कपड़े भी फटे हुए थे। उसके सर पर जैसे चोट लगी हो। उसकी हालत देखकर सब समझ गए थे कि उसके साथ रेयांश ने ज़बरदस्ती की है। जिया अंदर आते ही अमाया को संभालते हुए उसे दूसरी ओर ले जाने लगी। सारे लोगों की भीड़ में से रेयांश का दोस्त नील उसके पास आकर उसे देखते हुए बोला, ये सब क्या किया तूने? तू सुन रहा है ना? रेयांश को जैसे कोई होश ही ना हो कि उसके आसपास इतनी भीड़ मौजूद है और उसने किया क्या है। अमाया, जिया और बाकी एक्ट्रेस के सामने रो रही थी कि बलराज और उनके सारे दोस्त को समझ में नहीं आ रहा था कि कुछ घंटे पहले तो सब कुछ नॉर्मल था, फिर ऐसा क्या हुआ कि अमाया इस तरह की हालत हो गई है। बलराज उसे इस तरह देखते हुए बोला, अमाया क्या हुआ? तुम तब से रो रही हो। रेयांश तो जैसे अपने होश में ही नहीं है। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? वो रोते हुए सबके सामने चिल्लाते हुए बोली, सुपरस्टार रेयांश कपूर ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा रेप किया गया है। इतना बोलते ही वो बेहोश हो गई। पार्टी में जैसे खलबली मच गई हो। नील रेयांश के साथ बाहर आता है। उसके बाहर आते ही सारे रिपोर्टर्स उसके पास आकर सवाल पूछने लगे। नील सबको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ ही रहा था कि रिपोर्टर उसके पास आते हुए बोला, आप ऐसे किसी भी लड़की का रेप करके अपना मुंह छिपाकर भाग नहीं सकते मिस्टर रेयांश। आपने एक मासूम के साथ ज़बरदस्ती की है। कानून इसकी सज़ा आपको देगा। आप बचकर कहीं नहीं भाग सकते हैं। रेयांश और नील के कदम जैसे रुक गए थे। वो दोनों रिपोर्टर के पास आकर खड़े हो गए। नील उस रिपोर्टर की ओर देखते हुए बोला, ये कैसा झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप? आप जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं आप? उसकी पार्टी में आपको इसलिए नहीं बुलाया गया था कि आप उस पर ये गंदा इल्ज़ाम लगाएं। सारे रिपोर्टर्स की भीड़
एक साथ ही सारे सवाल करने लगी, लेकिन रेयांश अब भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। एम्बुलेंस के साथ पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। अमाया को एम्बुलेंस में ले जाया गया और रेयांश को पुलिस अरेस्ट करके ले गई, लेकिन वो अब भी यही बोल रहा था कि उसे कुछ भी याद नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है। पुलिस स्टेशन में उसे लेकर आने के बाद उसे जेल में बंद कर दिया गया और उससे लगातार यही पूछा जा रहा था कि उसने ऐसा किया क्यों। सबके सवालों से परेशान होकर वो पुलिस ऑफिसर पर चिल्लाते हुए बोला, मेरे एक बार कहने से आपको समझ नहीं आ रहा है? मैंने कहा ना, कुछ नहीं किया मैंने। वो लड़की झूठ बोल रही है। ये सब वो पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कर रही है। वो तो कुछ घंटे पहले तो वो मुझसे लिपट रही थी, जबकि मैं उससे दूर भाग रहा था। ऐसा मैंने नहीं किया है। इंस्पेक्टर, आप क्यों नहीं सुन रहे हैं मेरी बात? आप सुपर स्टार हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कानून कुछ नहीं कर सकता है। आप जानते हैं, इतना बड़ा घिनौना काम करने के बाद आप बच जाएंगे। आपका कैरियर, आपका नाम, सब कुछ एक पल में ख़त्म हो सकता है। आपने कितना बड़ा जुर्म किया है, पता नहीं कौन आपका केस लेगा। कोई एडवोकेट ऐसा हो जो आपकी बातों पर यकीन करे। बहुत ही बड़े केस में फंस चुके हैं आप। आपकी रिपुटेशन की धज्जियां उड़ गई हैं और आपको इस बात का होश भी नहीं है। इतना कहकर वो सब इंस्पेक्टर वहाँ से चला गया। सारे न्यूज़ चैनल पर सुपरस्टार रेयांश कपूर की इस हरकत को लाइव दिखा रहे थे। आखिर उन्होंने एक मासूम सी लड़की, अपनी ही को स्टार अमाया राय के साथ इतना बड़ा घिनौना काम कैसे किया? क्या सच था और क्या झूठ, ये तो सिर्फ यही दोनों जानते थे। जेल में रेयांश और हॉस्पिटल में एडमिट अमाया। सुपरस्टार रेयांश कपूर की इस हरकत से पूरे पार्टी में तो खलबली मच गई थी, लेकिन वहाँ मौजूद इतने सारे लोगों की ना जाने कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही थी। रेयांश कपूर को जानने और चाहने वाले उनकी ही फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ वो कर सकता है। लेकिन दूसरी ओर अमाया राय के फैन रेयांश को बहुत बुरा भला बोल रहे थे। सच किसी को भी मालूम ना था। इधर सारे न्यूज़ चैनल पर, सारे सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा बनी हुई थी, बस एक ही हेडलाइन, सुपरस्टार रेयांश कपूर ने अपने ही को स्टार के साथ इतनी बड़ी घिनौनी हरकत की। अपने घर में सोई हुई अंजलि की नींद उसके मोबाइल बजने की रिंगटोन से खुलती है। वो अधखुली आंखों से ही अपने मोबाइल पर आ रहे उसके ही असिस्टेंट रावी का था। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो रावी, इतनी रात को तुमने कॉल किया? कोई अर्जेंट बात थी क्या बताने को? वो हड़बड़ाते हुए आवाज़ के साथ बोली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैम, लेकिन आपने अभी टीवी देखा नहीं क्या? अब इतनी रात को तुम मुझे टीवी देखने के लिए कैसे बोल सकती हो? मैम, वो मेरा फेवरेट सुपर स्टार रेयांश कपूर को पुलिस ने उसकी ही मूवी लॉन्च पार्टी में अरेस्ट कर लिया है। अपने ही को स्टार अमाया राय का रेप करने के इल्ज़ाम में सारे न्यूज़ चैनल पर यही दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा नहीं क्या? रेयांश का नाम सुनकर वो थोड़ी देर के लिए कहीं खो सी गई, लेकिन फिर उससे गुस्से में कहा, रावी, कल बात करें इस बारे में। सॉरी मैम, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है कि इतना बड़ा सुपरस्टार ऐसा कुछ भी कर सकता है। आपको तो पता है ना, मैं उसकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। रावी ट्राई टू अंडरस्टैंड, आरो नींद में है। अगर उसकी नींद खुल गई तो जानती हो ना, तुम पूरी रात सोएगा नहीं। ओके मैम, गुड नाइट एंड सॉरी वंस अगेन। कॉल कट होने के बाद अंजलि अपने दिल पर हाथ रखते हुए धीरे से अपने आप से ही बोलने लगी, मेरा दिल ना जाने क्यों इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि आखिर इतने सालों बाद ही सही, लेकिन जिसके नाम से ही मुझे इतनी नफ़रत है उसके बारे में कुछ इस तरह सुनने को मिलेगा। लेकिन मेरा दिमाग कुछ और ही कह रहा है, जैसे उसने ऐसा किया होगा। क्या करूं? मैं टीवी में देखूं जाकर? लेकिन क्यों देखूं? मैं उसे इतने सालों तक एक ही शहर में रहने के बावजूद भी उसने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की। अगर उसे मेरी जरा सी भी परवाह होती तो वो मुझे छोड़कर जाता ही क्यों? मैं उससे दूर ही रहूं और अजनबी बनकर वही सही है मेरे लिए। मैं अपने आसपास उसकी मौजूदगी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, तो फिर मैं उसकी परवाह क्यों करूँ? कानून सबके लिए समान है, चाहे वो सुपरस्टार हो या फिर आम आदमी। उसने जो गुनाह किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। इतना कहते वो अपने बेडरूम से बाहर निकलकर लिविंग रूम में आती है और टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल देखने लगी। न्यूज़ चैनल पर हर जगह उसके बारे में ही दिखा रहे थे। सबके न्यूज़ चैनल पर एक ही हेडलाइन को देखकर वो गुस्से से रिमोट को फेंकते हुए बोली, क्या बकवास है?
कोई उसकी तारीफ़ कर रहा है तो कोई उसके बारे में गंदी बातें बोल रहा है, लेकिन मुझे उन लोगों पर भी गुस्सा क्यों आ रहा है जो उसके बारे में गंदी बातें बोल रहे हैं? क्या हो रहा है मुझे? क्यों अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ? इतने सालों बाद मुझे उसका चेहरा इस तरह देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे पर उसकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ और ना ही तुम्हें कभी माफ़ कर सकती हूँ। वो वहीं सोफे पर बैठते हुए सो गई। अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ जमा थी। रियांश के सारे फैन और न्यूज़ रिपोर्टर वाले उससे मिलने और सवाल पूछने के लिए बेताब थे कि तभी एक रेड कलर की कार भीड़ को चीरते हुए पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है। उसमें बैठा हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि रियांश के डैड स्टेप फादर देव कपूर थे, जो नील के आते ही उसके साथ अंदर जा रहे थे। नील उनसे माफ़ी मांगते हुए बोले जा रहा था, आई एम सॉरी अंकल, मुझे पता नहीं था कि रियांश ऐसा कुछ कर सकता है, वो अपनी ही को स्टार के साथ। इतना सुनते ही उनके कदम रुक गए। वो गुस्से में अपनी आंखें दिखाते हुए बोले, नील, मेरा बेटा ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता है, और तुम्हारे बोलने की ऐसी हिम्मत भी कैसे हुई? वो लड़की अमाया ने जानबूझकर ऐसा इल्ज़ाम लगाया है मेरे बच्चे पर। ऐसा मुझे दोबारा मत बोलना। मेरे रियांश को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है। डू यू अंडरस्टैंड? वो नज़रें झुकाते हुए, सॉरी अंकल। सामने से आ रहे रिपोर्टर्स वाले को इग्नोर करते हुए वो सीधे पुलिस इंस्पेक्टर के पास आकर गुस्से में कड़क आवाज़ के साथ बोले, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इंस्पेक्टर मेरे बेटे को अरेस्ट करने की? बिना किसी ठोस सबूत के तुम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते हो। जानते हो कौन है? द फेमस सुपरस्टार रियांश कपूर, और उससे पहले वो देव कपूर का बेटा, कपूर इंडस्ट्रीज़ का वारिस है। वो ऐसी हरकत कभी कर ही नहीं सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर उनकी बातों को सुनते हुए वो हड़बड़ाते हुए बोले, आई एम सॉरी सर, लेकिन किसी और ने नहीं, इल्ज़ाम खुद अमाया राय ने लगाया है और सारे मीडिया के सामने उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी। विक्टिम ने खुद ही कहा है कि आपके बेटे ने उसका रेप किया है और मैं उसे गिरफ्तार करने के अलावा कुछ और नहीं कर सकता हूँ। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, आई एम सॉरी, लेकिन अब ये केस इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि इसकी सुनवाई और फैसला सीधे अदालत में होगी। उन्हें तो बेल भी नहीं मिल सकती है। ये सुनते ही वो पुलिस इंस्पेक्टर की ओर देखते हुए कमिश्नर को कॉल करने लगे, लेकिन उनके जवाब को सुनकर वो और टेंशन में आ गए। कुछ देर बाद वो नील से कहा, मुझे अपने बेटे से मिलना है। इंस्पेक्टर उन्हें रियांश से मिलवाने के लिए ले जाते हैं। जेल में बैठा रियांश जैसे ही अपने डैड को देखता है वो उनके पास आता है। उन्हें देखते हुए कहता है, डैड, मैंने कुछ नहीं किया है। वो लड़की झूठ बोल रही है। मुझे तो याद भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसने जानबूझकर ऐसा किया है। मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, मुझे घुटन होती है इस तरह। वो अपने बेटे को इस तरह बेचैन देखते हुए बोले, मैं कुछ भी करके तुम्हें बाहर निकाल कर रहूँगा। मैं बड़े से बड़े एडवोकेट को हायर करूँगा जो कि तुम्हें निर्दोष साबित करे, और ये सब जिसने भी किया है उसे मैं इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा। डैड, आपको मेरी बात पर विश्वास है ना? मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता हूँ। मेरा कैरियर दांव पर लग गया है डैड। सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मेरी 5 साल की मेहनत सब दांव पर लग गई। मुझे तुझ पर खुद से ज़्यादा यकीन और भरोसा है। तुम अपनी हिम्मत को कम मत होने देना। कुछ नहीं होगा तुम्हें, और तुम्हारा कैरियर आज भी वैसा ही है जैसा तुमने बनाया है। ये सारी कंट्रोवर्सी उस लड़की ने की है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रियांश, मैं सुबह ही फ्लाइट से आया, रात भर मैं कैसे तुम्हारी ये न्यूज़ सुनकर रहा मुझे खुद को नहीं पता। तुम्हारी मॉम, दी और भाई और भाभी पर क्या बीत रही होगी ये सोच सोच कर मैं खुद परेशान हूँ। अपना ख्याल रखना बेटा। इतना कहकर मिस्टर कपूर नील के साथ बाहर निकल रहे थे कि तभी नील उनकी ओर देखते हुए बोला, अंकल, आप एडवोकेट अंजलि दीक्षित को हायर कीजिए, क्योंकि आज की डेट में उनकी तरह कोई भी इंटेलिजेंट एडवोकेट आपको नहीं मिल सकता है। उनका रिकॉर्ड है कि आज तक उन्होंने एक भी केस हारा नहीं है। बहुत ही स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन लेडी है। टाइम की एकदम पक्की। देर करने वाले इंसान को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वो उसकी बातें सुनते हुए बाहर आए ही थे कि रिपोर्टर उन्हें चारों ओर से घेरते हुए सवाल करने लगे, लेकिन वो बिना सवालों के जवाब दिए बगैर कार में नील के साथ बैठकर वहाँ से चल पड़े। रास्ते भर नील मिस दीक्षित के बारे में ही बातें कर रहा था और उनकी सारी तस्वीरें भी दिखा रहा था। नील की बातों को सुनकर वो थोड़े से र्यूड होते हुए बोले, क्या मिस दीक्षित मेरे बेटे को निर्दोष साबित कर पाएंगी? क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? ये बताना थोड़ा मुश्किल है सर, क्योंकि उनसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। उनसे मिलने
ना जाने कहाँ कहाँ से क्लाइंट आते हैं। वो प्रोफेशनल होने के साथ साथ अगर अच्छी इंसान होगी तो मुझसे मिलने से इनकार नहीं करेगी नील। वो जानती नहीं कि मैं कौन हूँ। अंकल, वो आपसे मिलेगी या नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप पहले घर चलिए। आंटी और सारी फैमिली कल से टेंशन में है। घर का माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ है। वो उसकी बात मानकर अपने घर शांति भवन की ओर चल रहे थे। कार एक बड़ी सी कोठी के सामने से अंदर जाने के लिए गेट के सामने कार रुकती है। गार्ड गेट खोलता है तो कार सीधे अंदर आकर रुकती है। उस घर के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में उसका नाम लिखा हुआ था, शांति भवन। कार से उतरकर मिस्टर कपूर और नील अंदर आते हैं और ड्राइवर कार को पार्किंग एरिया में लगाने चला जाता है। घर के अंदर आते ही देव कपूर की पत्नी और माँ दोनों के साथ साथ पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई थी। देव की पत्नी सुनंदा कपूर और उनकी माँ शांति कपूर। उन्हें आते हुए देखकर परेशान होकर सुनंदा उनके पास आते हुए बोली, देव, आप पुलिस स्टेशन से आ रहे हैं? रेयांश आपके साथ आया है ना? कहाँ है वो? सुनंदा, कम डाउन, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। मैं उसके लिए इस शहर का सबसे बड़ा एडवोकेट को हायर करूँगा। पहले अपने आप को संभालो। माँ, आप भी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैंने गार्ड को बोल दिया है कि किसी अजनबी को अंदर ना आने दे। और सबसे पहले टीवी ऑफ कीजिए। कुछ नहीं किया है रेयांश ने, सारे इल्ज़ाम झूठे हैं। आप सब जानते हैं कि वो ऐसी ओछी हरकत कभी कर ही नहीं सकता है। तभी उनकी बड़ी बहू माही कहती है, लेकिन डैड, आप किस किस को समझाएंगे? कोई हमारा यकीन ही नहीं कर रहा है। ना जाने रात से कितने कॉल्स आ रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। जीत भी रात भर सबके कॉल्स अटेंड करके बातें करने में लगे हुए हैं। सोनिया अपने कमरे में चुपचाप सी होकर बैठी हुई है। नील माही की बात सुनकर कहता है, भाभी, कुछ नहीं होगा रेयांश को। मैं कुछ ज़रूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ। अंकल, मैं मिस दीक्षित से मिलने जा रहा हूँ। उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। क्या तुम अकेले उनसे बात कर लोगे? कोशिश करूँगा उनसे बात करने की, इसलिए उनके ऑफिस ना जाकर उनके घर ही जा रहा हूँ। इतना कहकर नील अंजलि के घर जाने के लिए रवाना हो गया। हॉस्पिटल में बेड पे लेटी हुई अमाया अपनी आंख खोलती है तो वो देखती है उसकी मॉम और उसके दोस्त उससे मिलने के लिए आए हुए हैं। वो कुछ कहने ही वाली होती है कि डॉक्टर उसे देखने के लिए आते हैं। उसका चेकअप करते हुए डॉक्टर बोली, मिस रॉय, आपको आराम करना चाहिए। ज़्यादा बातें करने की कोशिश मत कीजिए। जितना आराम करेंगी उतनी ही जल्दी आप ठीक हो जाएंगी। अमाया सिर्फ उनकी बातों को चुपचाप सी होकर सुन रही थी। वो अपनी मॉम और दोस्तों को देखकर कुछ इशारा करती है। वो लोग उस इशारे को समझकर बाहर चले जाते हैं। इधर अंजलि अपने बेटे को तैयार करके उसे स्कूल भेजती है और अपनी माँ के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। उसकी माँ विद्या अंजलि का नाश्ता सर्व करते हुए बोली, अंजू बेटा, ब्रेकफास्ट तो कर ले। इतना भी क्या काम कि तुझे होश ही नहीं है किसी भी चीज़ का। कुछ अपने बेटे से सीख, कैसे वो सबके साथ टाइम स्पेंड भी करता है और अपनी पढ़ाई भी। क्या बात है माँ, आज आपने एक छोटे से बच्चे से मेरी कंपेयर की। उसमें और मुझ में कोई डिफरेंट नहीं है क्या? तू तो अपने बेटे के जैसी भी नहीं है। इतना सब कुछ तो है ना बेटा, तूने अपने दम पर सब कुछ हासिल कर लिया। अब तो अपने बारे में कुछ सोच। तुम्हारी पूरी लाइफ ऐसे ही तो नहीं गुजर जाएगी ना। कब तक अकेली रहोगी? आरो बड़ा हो रहा है, उसे एक पिता की ज़रूरत है। तूने मुझे भी नहीं बताया कि आरो का पिता कौन है। माँ, मैं सारी बीती बातें भूलकर आगे बढ़ चुकी हूँ। अब पीछे मुड़ना नहीं चाहती हूँ। उसका पिता कौन है, कहाँ है, मुझे पता भी नहीं करना है। मैं उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूँ? बहुत खुश हूँ मैं अब ऑफिस जा रही हूँ। निम्मी दी, निम्मी कहाँ हैं आप? निम्मी दौड़ते हुए उसके पास आते हुए बोली, जी मैम साहब, आपको कुछ चाहिए? निम्मी दी, माँ के साथ मार्केट चले जाना और आरो को स्कूल से ले आना, क्योंकि मुझे घर आने में आज देर हो जाएगी। चलती हूँ माँ, बाय। बाय बेटा। विद्या अपनी बेटी की खातिर अपना सब कुछ छोड़कर वो उसके साथ मुंबई चली आई। अंजलि और आरो ही उनकी दुनिया थे, लेकिन एक माँ होने के नाते उन्हें अपनी बेटी की चिंता सताती रहती थी कि अगर वो नहीं रही तो अंजलि अकेले सब कैसे संभालेगी। अपने ऑफिस पहुंचने के बाद वो अपने असिस्टेंट रावी से मिलकर केबिन में आने लगी कि तभी पीछे से नील आवाज़ देते हुए बोला, एक्सक्यूज़ मी मिस दीक्षित। अंजलि मुड़कर देखती है तो एक 29 साल का लड़का कुछ टेंशन और परेशान सा दिखाई दे रहा था। वो उनके पास आते हुए बोला, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है मैम।
आप तो नील हो ना, सुपरस्टार रेयांश कपूर के मैनेजर और बेस्ट फ्रेंड भी? हंसते हुए रावी ने नील से कहा। रेयांश का नाम सुनते ही और ये जानते ही कि नील रेयांश के बारे में बात करने आया है, तो वो उसकी ओर देखते हुए बोली, सॉरी मिस्टर नील, लेकिन मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती हूँ। और इतने बड़े सुपरस्टार के मैनेजर होने के बाद भी आप मुझसे बिना कारण मिलने नहीं आ सकते हैं। यह आपने सच कहा है, लेकिन मैम, मैं आपसे अपने दोस्त के केस के सिलसिले में बात करने आया हूँ। उसने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है मैम। आप एक बार उससे मिल लीजिए और बात करके देखिए, आपको यकीन हो जाएगा कि मेरे दोस्त ने कुछ नहीं किया है। वो लड़की झूठ बोल रही है, झूठा इल्ज़ाम लगाया है उसने। प्लीज़ मैम, एक बार मेरी बात मान लीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं मिल सकती हूँ उससे। आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी कोई पुरानी दुश्मनी हो रेयांश के साथ। ये सुनते ही वो और भड़कते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, रावी, इनसे कहो कि ये यहाँ से चले जाएं। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती हूँ। रावी नील को समझाते हुए बाहर ले जाती है। अपनी चेयर पर बैठते हुए अंजलि अपने सर पर हाथ रखते हुए खुद से शिकायतें करते हुए बोली, क्यों? अब क्यों उसे मेरी ज़रूरत आन पड़ी है? वो तो चला गया था ना। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उससे इस तरह मिलना होगा, जबकि मैं उससे दूर रहना चाहती हूँ। फिर मेरी किस्मत उसके सामने ऐसे लेकर आएगी, कभी सोचा नहीं था। क्या करूँ मैंने उससे कहा था कि कभी उसकी शक्ल ज़िंदगी में दोबारा नहीं देखूंगी, लेकिन एक एडवोकेट होने के नाते मुझे उससे मिलना चाहिए। ये भूल कर कि उसने मेरे साथ क्या किया। कैसे देखूं उसे जिसकी शक्ल से, उसकी बातों से नफ़रत है मुझे। वो मुझे तो भूल चुका होगा, लेकिन मैं तो आज तक उसे भूलने में नाकामयाब रही। अपने बेटे को ये तक नहीं बताया कि उसके पापा कौन है। अब मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ भी आई थी तो, लेकिन तुम्हारी वजह से वो खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह सकी। क्यों मेरी ज़िंदगी ऐसे अचानक से उसी दहलीज पर लेकर आ गई जब मैंने पहली बार उसे देखा था। इतना कहकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि अपनी किस्मत पर रो रही थी। आखिर उसे 5 सालों बाद उसे फिर से उस शख्स का सामना करने के लिए कहा जा रहा था जिससे वो इतनी दूर जा चुकी थी। वो अपने दिल पर हाथ रखते हुए आंखें बंद करके मन ही मन में खुद को कोसते हुए कह रही थी, मैं अपनी किस्मत को कोसूं या फिर तरस खाऊं। इतने सालों बाद तक जिस मोहब्बत की मुझे ज़रूरत थी, वो तो मुंह मोड़ कर मुझे उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जहाँ से मेरी दुनिया ही बदल गई। मेरी आंखों से नींद चुराकर वो चैन से कैसे रह गया? आज सालों बाद ही सही मेरा हकीकत से सामना हो रहा है। कैसे कहूँ मैं किसी से कि मैं उस इंसान से मेरा क्या रिश्ता है? इतने सालों से मेरे सीने में दबी हुई बेहिसाब नफरत कहीं उसे देखने के बाद उस पर ही ना बरस पड़े। मुझे देखकर उसे अपना धोखा भी याद करवाना है। तभी बाहर नील की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए बोले जा रहा था, मैम प्लीज़, मेरा दोस्त निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। मैं जानता हूँ आप किसी बेगुनाह को सज़ा होते नहीं देख सकती हैं। प्लीज़ मैम, आप मेरी बातों को सुनकर ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हैं। आखिर मेरे दोस्त से आपकी क्या पर्सनल दुश्मनी है? आप एक बार उससे मिल लीजिए, आपका भी वो अपना है ये समझकर। प्लीज़ मैम। वो बाहर उसकी शोर को सुनते हुए आई और भड़कते हुए अपने असिस्टेंट से कहा, रावी, क्या शोर सुनाई दे रहा है? क्या मिस्टर नील अभी तक गए नहीं? नील उनके पास आकर बोला, मैम, आप मेरी बात को सुनकर भी इग्नोर क्यों कर रही हैं? मिस्टर नील, मैं ये केस नहीं ले सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कोई केस लेने का टाइम भी नहीं है। आप समझने की कोशिश कीजिए, इतने बड़े सुपरस्टार का केस मैं नहीं ले सकती हूँ। इतना कहकर वो रावी के साथ अंदर जाने लगी। नील अभी भी डोर के सामने खड़ा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो अंकल। नील, क्या हुआ? अब तक तुमने उस एडवोकेट से बात की या नहीं? अंकल, मैं यहीं हूँ, उनके ऑफिस के बाहर, उन्हें समझाने की कोशिश में लगा हूँ। वो अपने केबिन में बैठकर किसी क्लाइंट से बात करने में बिजी हो गई हैं। लेकिन रावी विंडो से मिस्टर नील को देख रही थी। कॉल कट करने के बाद अंजलि रावी को देखते हुए बोली, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मैम, जहाँ तक मुझे पता है अभी ऐसा कोई इम्पोर्टेंट केस तो नहीं है हमारे पास, तो फिर आप मिस्टर नील का केस क्यों नहीं ले रही हैं? आखिर प्रॉब्लम क्या है मैम आपको? आपकी फ़ीस जितनी है उससे कहीं ज़्यादा वह लोग दे सकते हैं, और फिर इतना बड़ा सेलिब्रिटी है वो, उसके केस को जीत कर आप और भी फेमस हो जाएंगी। तुम्हें क्या लगता है रावी, मैं पैसों के लिए केस लेती हूँ? नो मैम, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। प्लीज़ एक बार समझने की कोशिश कीजिए।
मिस्टर नील का जिद करना ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारा इस तरह से जिद करने की आदत कब से हो गई है? लगता है तुम अपनी जॉब से खुश नहीं हो। नहीं मैम, मुझे अपनी जॉब बहुत प्यारी लगती है। मैं रेयांश की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, इस वजह से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आज आप किसी और ही लहजे में बात कर रही हैं। आपकी आंखें कुछ और, आपकी ज़ुबान पर कुछ और है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो ज़रूर है जो आप कहने की कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन छुपाना चाहती हैं। वो लंबी सांसें लेती हुई बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर एक बार उससे मिल लेती हूँ, लेकिन मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा कि मैं उसका केस लड़ूँ, तुम भी नहीं। इतना सुनते ही वो खुश हो जाती है और नील की आवाज़ लगाती है, उसे अंदर बुलाने लगी। वो अंदर आते ही बोला, मैम आपको जितने भी पैसे चाहिए वो देने को तैयार है, लेकिन आप इस केस को ज़रूर जीतेंगी, ये मेरे अंकल का कहना है। मैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी फ़ीस लेती हूँ। मिस्टर नील मुझे खरीदने की कोशिश भी ना करें, ये केस मैंने अभी लिया नहीं है। सच क्या है और झूठ क्या है, बिना सोचे समझे मैं कोई भी फैसला नहीं लेती हूँ, क्योंकि एक गलत फैसला पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी बात सुन ली। अब आप एक बार मेरे दोस्त से मिल लें। आप जाइए, अब मैं मिलने चली जाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद। नील वहाँ से चला जाता है। रावी भी अपने काम में व्यस्त हो जाती है, लेकिन अंजलि खुद को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इतने सालों बाद उसने उसे देखा और उससे नज़रें मिली तो कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, जिसका जवाब देने के लिए वो तैयार थी। ऑफिस से बाहर निकलकर वो अपनी कार में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ी। रास्ते भर उसे वो सारी बातें याद आ रही थी, वो सारे पल, वो सारे बीते हुए लम्हे उसे उससे मिलने को रोक रहे थे, लेकिन वो फिर भी अपने दिल पर पत्थर रखकर उससे मिलने को आतुर थी। एक बार उसकी हालत को देखकर पूछना चाहती थी कि क्या कभी उसे मेरी मोहब्बत याद नहीं आई, जिस मोहब्बत की वो कस्में खाते हुए नहीं थकता था। क्या कभी उस मोहब्बत से मिलने का दिल नहीं किया? एक बार भी उसने मुड़कर नहीं देखा, मैं जिंदा हूँ या नहीं। जब चोरी करने की सज़ा हो सकती है तो फिर दिल दुखाने की, अकेले तड़पता हुआ छोड़कर जाने की सज़ा क्यों नहीं मिल सकती है उसे? मैं देखना चाहती हूँ मैं उसे याद हूँ या नहीं। मुझसे मिलकर वो अपनी नज़रें झुका लेता है या फिर बेशर्मों की तरह आंखों में आंखें डालकर बात करता है। वो अपनी कार को पुलिस स्टेशन के बाहर रोकते हुए अंदर आकर सब इंस्पेक्टर से मिलती है। उनके पास आते हुए वो बोली, हेलो इंस्पेक्टर, कैसे हैं आप? हेलो एडवोकेट साहिबा, इतनी बड़ी एडवोकेट मिस दीक्षित आज पुलिस स्टेशन में, क्या बात है? कहीं आप सुपरस्टार रेहान से तो मिलने नहीं आई हैं ना? अरे बैठिए ना, आपके लिए कॉफ़ी या फिर टी मंगवाता हूँ। थैंक यू इंस्पेक्टर, लेकिन इतनी फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। आपने बिल्कुल सही गेस किया, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ फ़िलहाल। तो क्या आप उस सुपर स्टार का केस लेने के लिए और जीतने के लिए तैयार हैं आप? लेकिन इस बार जीत पाएंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है। खैर ये सब छोड़िए, मैं आपको उनके पास लेकर चलता हूँ। इंस्पेक्टर, आपने विक्टिम से दोबारा पूछताछ की? कैसी है वो? मेडिकल टेस्ट तो हो गया है ना उसका? रिपोर्ट कब तक आएगा? वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, लेकिन मैं जाने ही वाला था, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। आप इस केस को अकेले हैंडल कर लेंगी ना? क्योंकि आप अकेली आई हैं, आपके पार्टनर साथ नहीं आए। वो मुस्कुराते बोली, वो यहाँ नहीं है, इसलिए मैं ही इस केस को लेने वाली हूँ। इंस्पेक्टर, मैं उस विक्टिम से भी मिलना चाहती हूँ। अब चले? हाँ चलिए। वो रेयान से मिलने जा रही थी, लेकिन उसका दिल काबू में था। वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे उसका दिल निकलकर हथेली पर आ गई हो। इंस्पेक्टर जेल के अंदर आते ही रेयान से बोले, मिस्टर कपूर, आपकी एडवोकेट आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हैं। वो जैसे ही मुड़ा कि अचानक अपने सामने अंजलि को देखकर देखते ही रह गया। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी अंजलि से इस तरह से सामना होगा। उसके चेहरे को एक टक देख ही रहा था कि अंजलि इंस्पेक्टर से बोली, मैं इनसे अकेले बात कर सकती हूँ इंस्पेक्टर? वाई नॉट? मिस्टर नील भी आ गए। इंस्पेक्टर के जाने के बाद रेयांश अंजलि को देखकर अपनी नज़रें झुकाते हुए फिर उसकी आंखें पड़ते हुए बोला, अंजलि दीक्षित। नील रेयांश की जुबान से अंजलि का नाम सुनते हुए बोला, क्या तुम जानते हो इन्हें? इन्हें कौन नहीं जानता है। ये एक बार जिससे मिलते हैं उसके दिल में ये इस तरह बस जाते हैं कि लोगों को पता भी नहीं चलता है कि ये कब अपने बनकर मिले और कब दिल में छाप छोड़कर चले गए। लेकिन मैं इतने बड़े सुपरस्टार से कभी नहीं मिली, कभी इनका और हमारा सामना ही नहीं हुआ। वो कुछ बोलने ही वाला था कि अंजलि फिर से बोल उठी, नहीं, मैं इनसे पहली बार मिल रही हूँ मिस्टर नील,
और वैसे भी मेरे पास या फिर इनके पास टाइम ही नहीं होता है किसी से मिलने का। इतने बड़े शहर में अपने भी अजनबी बन जाते हैं, तो फिर अजनबियों के साथ हमारा क्या रिश्ता। रियांश बिना कुछ बोले ही उसकी आंखों में दिख रहे दर्द और चेहरे पर गुस्से के साथ साथ नफ़रत को वो समझ गया था कि अंजलि आज भी उसे नहीं भूल पा सकी है। और उसे देखने के बाद रियांश के दिल में दबी हुई यादें ताज़ा हो गई। अंजलि को उसके साथ बिताए हुए पल उसकी आंखों में दिख रहे थे और रियांश भी उसे देखकर अपने मन को बोला, कितनी बदल गई हो तुम, लेकिन क्या तुम्हारा दिल भी इसी तरह बदल गया है। अंजलि उसकी आंखों को पढ़ते हुए मन में, ये बदलाव मैंने अपने लिए किया है। बहुत टाइम लगा मुझे खुद को बदलने में और संभालने में। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में तुमसे दोबारा सामना भी होगा, लेकिन जो हकीकत है उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। मिस्टर कपूर, आपकी को स्टार अमाया राय ने आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। मैं सच जानना चाहती हूँ कि उसने जो कुछ भी मीडिया और पार्टी में शामिल लोगों के सामने कहा वो सच है या फिर झूठ। रियांश नील को देखकर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो लड़की झूठ बोल रही है, वो ये सिर्फ पब्लिसिटी हासिल करने के लिए कर रही है। मिस्टर कपूर, मैंने ये नहीं पूछा कि आपको याद है या नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आपका और उस लड़की का रिलेशन कैसा था। क्या आप दोनों के बीच कोई अफेयर चल रहा था जिससे उसने इनकार किया और आपने गुस्से में आकर। ओके, मैं आपसे पूरा सच जानना चाहती हूँ, आपके पार्टी में आने के बाद और अमाया का भी सच, क्योंकि कोई भी लड़की अपने ऊपर इतना घटिया और झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाएगी, वो भी रेप होने का झूठा आरोप। मैं सच कह रहा हूँ, वो लड़की झूठ बोल रही है, क्योंकि पार्टी में आने के बाद से ही वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। उसने मुझे ज़बरदस्त किस करने की कोशिश की। जब मैंने गुस्से में उसे धक्का दिया तो वो अपने आप में से बाहर आ गई। मैं अपने रूम में चला गया था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। ओके, क्या आपने सच में कुछ नहीं किया? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझ पर विश्वास करो अंजलि। उसकी जुबान से अपना नाम सुनकर उसे अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो आज भी नहीं बदला है। तभी रियांश नील से, मुझे कुछ बातें करनी है अकेले में। नील वहाँ से चला जाता है तो उसकी ओर देखते हुए बोला, अंजलि तुम कितनी बदल गई हो, क्या तुम मुझे सच में भूल गई हो? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो या फिर बता रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ भी नहीं है। कभी सोचा नहीं था कि तुमसे दोबारा सामना भी होगा इस तरह। मुझे देर हो रही है। अंजलि प्लीज़ मेरी बात तो सुन लो एक बार। क्या तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी? ये मुझे पता है, लेकिन क्या मुझसे बात करना भी नहीं चाहती हो? मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को एक साथ नहीं जीती हूँ। आप मेरे क्लाइंट हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये बात आप ना ही भूलें तो बेहतर है। तभी उसका मोबाइल बजने लगा। वो कॉल रिसीव करते हुए बोली, हेलो निम्मी दी, आप आरो को स्कूल से ले आई हैं ना? हाँ मैम साहब, लेकिन वो आपसे बात करने की जिद कर रहे हैं। आप एक बार आरो बाबा से बात कर लीजिए। ठीक है, आरो को मोबाइल दो। आरो अंजलि से रोते हुए बोला, मम्मा कहाँ हैं आप? मुझे आपसे मिलना है अभी। आप कहाँ हो? बेबी आप तो गुड बॉय हो ना, मम्मा अपने ऑफिस में है, काम कर रही है ना, तो फिर ऐसे मम्मा को परेशान करेंगे आप? मैं आ जाऊंगी बेबी 30 मिनट के अंदर। आप मिनी के साथ तब तक खेलो और नानी को बिल्कुल भी तंग मत करना। बाय बेबी, मम्मा जल्दी आना, बाय। आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू मेरा बेबी। कॉल कट होते ही रियांश अंजलि से बोला, तुम्हारी शादी भी हो गई है और तुमने मुझे बताया भी नहीं। अपने बेटे से बात कर रही थी तुम? अंजलि उसकी बातें सुनकर बोली, जानते हो रियांश, तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो गलती की अब उसे ना दोहराऊं। लेकिन क्या करूं, मैं इतनी आगे बढ़ गई थी कि पीछे मुड़कर देखना चाहा ही नहीं। तुम जाते जाते एक सीख देकर चले गए कि कोई भी कितना भी आपसे मोहब्बत क्यों ना करता हो, आपको एक दिन ज़रूर छोड़ देगा। इसलिए दिल को दोबारा लगाने की कोशिश ही नहीं की। मैंने प्यार तो मेरी ज़िंदगी में आज भी है, मेरे बेटे के रूप में, लेकिन तुमने जो हासिल किया उससे तो तुम्हारी ज़िंदगी इस तरह बदल गई कि तुम्हें फिर से मेरे सामने आना ही पड़ा। लेकिन इस तरह आओगे कभी सपने में नहीं सोचा था। मैंने तुम्हें देखकर नफ़रत करूं या फिर तरस खाऊं, क्योंकि तुम्हारी हालत ही सब कुछ बयां कर रही है। अंजलि इतना बोलकर जाने लगी कि पीछे से आवाज़ देते हुए रियांश बोला, अंजलि तुमने जो कहा बिल्कुल सच कहा था। 5 साल बीत गए, लेकिन तुम्हारी बातें आज भी मुझे कांटों से चुभती है। तुम सच में बहुत ही बदल गई, लेकिन मैं आज भी नहीं बदला।
मैंने तुम्हें जो धोखा दिया उसके बदले मुझे तो सज़ा मिलनी ही थी। उससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि मेरी पहली मोहब्बत किसी और की हो गई। इतना सुनते ही उसके कदम रुक गए। वो उसके पास आते हुए बोली, तुम अब भी मुझे बोल रहे हो कि मैं बदल गई हूँ? द सुपरस्टार रेयांश कपूर, जो अपनी ही दुनिया में मशगूल रहने वाला इंसान, आज मुझे कह रहा है मैं बदल गई हूँ? किस प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हो? उस प्यार की जिसे तुमने बीच में ही छोड़ दिया, या फिर उस मोहब्बत की दुहाई दे रहे हो जिसके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की वो मर गई या फिर जिंदा है? वो तुम्हारे बिना कैसे मर मर कर तड़पती हुई जी रही होगी, लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मेरे दिल तुम्हारी जगह आज भी नहीं बदली है। कल भी तुम मेरे दिल में थी और आज भी हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफ़रत भरी है, जो कल मोहब्बत थी। मैं ये सोच कर आई थी कि तुम्हें एक बार देखूं कि इतना सब कुछ हासिल करने के बाद तुम बदले हो या फिर आज भी वैसे ही हो। देर से ही सही, आखिर हमारा सामना हो ही गया। फिर मिलते हैं अदालत में। वो वहाँ से बाहर चली गई। नील रेयांश के पास आता है और उसे इस तरह देखते हुए बोला, ब्रो क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या बात हुई तुम दोनों के बीच? वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि अभी भी उसके दिमाग में अंजलि की ही बातें घूम रही थी। नील वहाँ से चला गया। पुलिस इंस्पेक्टर हॉस्पिटल में आकर डॉक्टर से मिलते हैं। फिर डॉक्टर से बात करने के बाद वो सब अमाया से मिलने के लिए उसके रूम में जा रहे थे, लेकिन उसके रूम के बाहर कोई ऐसा था जो पल पल की खबर उसे दे रहा था। अंजलि रेयांश से मिलने के बाद वो बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ जाती है। कार को स्टार्ट करके वो वहाँ से चल पड़ी। आंखों में ढेर सारा गुस्सा और बह रहे आंसू को बहने से रोक नहीं रही थी, बल्कि वो उस दर्द से बाहर निकलना चाहती थी। अपने सीने में दफन दर्द को निकालना चाहती है। वो चलते चलते इतनी दूर पहुंच गई कि उसे होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ जा रही है। अपनी कार से उतरकर वो बीच के किनारे बैठकर सनसेट को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू अभी भी बह रहे थे। वो अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहती, मैं ऐसा क्या करूं कि इन सब से मुझे कोई फ़र्क ना पड़े। मैंने खुद को इतने सालों तक जैसे तैसे संभालना सीख लिया था, लेकिन अब मुश्किल हो गया है। अब तो वो हर पल मेरी नज़रों के सामने होगा। मैं कब तक उससे झूठ बोल पाऊंगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं उससे दूर हो जाऊं? उसकी परछाई भी नज़र ना आ सके, लेकिन उसे अपने दिल से नहीं निकाल सकती हूँ। मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, वो आखिरी हो या फिर पहली होती है। और मैंने अपने हिस्से की मोहब्बत सारी उम्र एक ही शख्स पर उल्टा दी है। अब मुझे बदले में दर्द ही सही, लेकिन सुकून भी उसी से मिलता है। आदत जो बन गई है मेरी। वो फिर से अपनी यादों में खो गई। 5 साल पहले जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। फ्लैशबैक। लखनऊ के हॉस्पिटल में डॉक्टर के केबिन में अपनी रिपोर्ट को देखकर खुश होते हुए वो डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब रेयांश को मैं ये गुड न्यूज़ दूँगी तो वो सुनकर बहुत खुश हो जाएगा। हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब मैं चलती हूँ, बाय एंड थैंक यू डॉक्टर। तभी डॉक्टर उसे रोकते हुए बोली, लिसन अंजलि, मेरी बात सुन लो। तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। मेरी बात मानो तो तुम इसे अभी भी एबॉर्शन करवा सकती हो। सिर्फ 2 मंथ ही हुए हैं। वो थोड़ी सी गुस्से में बोली, ये आप कैसी बातें बोल रही हैं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसकी माँ हूँ और इसकी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पर लगा सकती हूँ। आई एम सॉरी डॉक्टर, लेकिन मैं आपकी ये सलाह नहीं मान सकती हूँ। इतना कहकर वो हॉस्पिटल से चली गई। वो रास्ते भर अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट को ही देखने में बिजी थी। वो ये न्यूज़ रेयांश को सुनाने के लिए बेसब्री से उसका इंतज़ार करने लगी। पार्क में उन दोनों के बीच हुई बातों ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। वो रोते हुए खुद को और उस पल को कोस रही थी जब उसने रेयांश के साथ बिताया था। उस दिन से उसने हंसना तक तो छोड़ दिया था, क्योंकि रेयांश ने जाते जाते उसके आंखों में सिर्फ आंसू और दर्द छोड़कर जो चला गया था। आज वो सिर्फ जी रही थी तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए, प्रेजेंट में। अंजलि अकेली रुआंसी होकर बैठी हुई थी कि कोई पीछे से आवाज़ देते हुए बोला, मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी मुझे। आज फिर से किसी की बेपनाह मोहब्बत को सरेआम लूटते हुए देखा है तुमने, या फिर किसी को सज़ा में उम्र कैद दिलाया है। इंसान धोखा या हो प्यार बहुत ही शिद्दत से करता है, और मैं एक अकेला इंसान जिसे दोस्ती तक निभानी नहीं आती है, उससे लोग उम्र भर एक लड़की के साथ रहने को कहते हैं। उसकी बातों को सुनकर वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम फिर से मुझे ढूंढते हुए आ गए? तुम मेरा पीछा छोड़ने के लिए क्या लोगे?
ज़्यादा नहीं, एक बड़ी स्माइल तुम्हारे फेस पर, और साथ में कॉफ़ी पीते हैं और ढेर सारी बातें। इतने सारे डिमांड्स एक साथ, इस बार कुछ ज़्यादा ही नहीं पड़ गए हो? तुम्हारे भाव। अयान, तू मेरा दोस्त है या फिर रिश्वतखोर? अयान जोशी, 30 साल का डैशिंग पर्सनालिटी के साथ फ्लर्टी एंड चॉकलेट बॉय, जो अंजलि से एक तरफा प्यार तो करता है लेकिन बताने से डरता है। वो एक क्रिमिनल लायर भी है। उसकी बातों को मानकर अपने चेहरे पर स्माइल लिए हुए अंजलि उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए चली जाती है। रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीते हुए अंजलि अयान को देखते हुए कुछ पूछने के लिए उसकी ओर देखते हुए बोली, माँ बोल रही थी तुम किसी से प्यार करते हो। कौन है वो जिसकी किस्मत इतनी बुरी है उसे तुमसे प्यार हो गया है? हाँ करता हूँ, लेकिन ऐसा तो मत बोलो यार, किस्मत तो मेरी ख़राब निकली। बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मुझसे भी ज़्यादा। हाँ बाबा, तुमसे भी ज़्यादा करता हूँ। मुझसे भी ज़्यादा सुंदर है क्या? तब तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे उसके पास। हो सकता है चला जाऊँ। उसका नाम क्या है अयान? अंजलि, और कितने सारे सवाल पूछकर मेरा दिमाग ख़राब करोगी। ब्रेकअप हो गया है। मेरा 4 दिन की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात निकली वो। अब तक तो तुम्हारा रिकॉर्ड बन गया है। इस लड़की को मिलाकर पूरे 50 लड़कियां तुम्हारी लाइफ में आ चुकी हैं। ये बताओ, इतनी लड़कियों से इतनी जल्दी प्यार भी हो जाता है और ब्रेकअप भी कैसे कर लेते हो तुम? मानना पड़ेगा तुम्हें, तुम किसी एक लड़की से ज़िंदगी भर साथ नहीं रह सकते हो। कोई ऐसी नहीं मिली क्या अभी तक? क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? इतनी सारी लड़कियां मेरी स्माइल और पर्सनालिटी देखकर तो मुझ पर मरती हैं, लेकिन तुम पहली लड़की आई हो मेरी ज़िंदगी में जो मेरे सबसे क्लोज होकर भी दूर हो। तुमसे अच्छा तो मेरा चैंप आरो है। वो मुस्कुराते बोली, मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? अच्छा, माफ़ किया। आज मैं सुपरस्टार रेहान से मिलने गई थी। उसकी को स्टार अमाया ने उस पर रेप करने का आरोप लगाया है। अच्छा, तो क्या तुम इस केस को लेने वाली हो? मुझे पता है तुम ज़रूर जीतोगी, लेकिन क्या सच में उसने ऐसा कुछ किया है? ये तो मुझे भी नहीं पता, इसलिए मैं उससे मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ तुम्हारे साथ। यार, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। तुम सुपरस्टार से मिलने अकेले चली गई और मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रही हो। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? दिस इज़ नॉट फेयर अंजलि। तुम मेरी दोस्त हो या फिर दुश्मन? हो गया ड्रामा शुरू, अब चलो चुपचाप। इधर शांति भवन में सारे लोग परेशान थे कि तभी नील घर के अंदर आते हुए बोला, अंकल अंकल। सुनंदा उसकी आवाज़ को सुनकर उसके पास आते हुए बोली, नील बेटा क्या हुआ? वो एडवोकेट मान गई ना मेरा रेयांश का केस लड़ने के लिए? आंटी पहले आप बैठिए। क्या हालत बना रखी है आपने? सोनिया, अंकल कहाँ हैं? डैड तो मोबाइल पर सबसे बातें कर रहे हैं, अपने रूम में होंगे। वो छत की ओर बढ़ते हुए उनके रूम में एंटर लेता है। मिस्टर कपूर किसी से मोबाइल पर बात करते हुए बोल रहे थे, मुझे मेरे बेटे को बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े वो करूँगा, लेकिन मेरा रेयांश की वेल हो जाए, उस पर लगा हुआ आरोप झूठा साबित हो जाए। थैंक यू सो मच, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो कॉल कट करने के बाद नील को देखते हुए बोली, क्या हुआ? वो मान गई ना? अंकल, वो रेयान से मिली, उससे बात भी हुआ, लेकिन क्या? इस तरह चुप मत रहो, मैं खुद उससे मिलने जा रहा हूँ। उसे जितने पैसे चाहिए दूंगा, वो सिर्फ मेरे बेटे को बेगुनाह साबित कर दे। अंकल, उसने अभी बताया नहीं है, वो अमाया राय से मिलने जा रही है। उससे मिलने के बाद ही वो अपना जवाब देगी कि वो केस लेगी या नहीं। तुमने उससे कहा नहीं कि वो कपूर इंडस्ट्रीज़ का वारिस है? उसे हर हाल में ये केस लेकर जीतना होगा। अंकल, वो अपने वसूलों की बहुत पक्की है। एक बार उसने जो केस ले लिया वो जीत कर रहती है। उन्हें पैसों से कोई खरीद नहीं सकता है। डोर के पीछे खड़े होकर मिस्टर कपूर की बड़ी बहू माही सारी बातें सुनकर नीचे सबको बताती है। सुनंदा अंजलि के बारे में सब कुछ सुनकर सबको देखते हुए बोली, मैं जाऊंगी उस एडवोकेट के पास, उससे विनती करूंगी कि वो मेरे बेटे को बेगुनाह साबित कर दे। मैं जानती हूँ वो मुझे ना नहीं कह सकेगी। वो बिना किसी की बातों को सुने बिना ही ड्राइवर को कार निकालने के लिए बोलकर वो बाहर चली गई। सोनिया और माही उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी की बातों को न मानकर वो कार में बैठकर चली जाती हैं। इधर अमाया को जिस हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था वहाँ पर इंस्पेक्टर, डॉक्टर समेत अंजलि और अयान उससे मिलने पहुँच गए थे। वो उसके रूम में आते हैं। डॉक्टर अमाया को देखते हुए बोली, डॉक्टर, क्या मैं इंस्पेक्टर को कुछ बता सकती हूँ? या श्योर, इंस्पेक्टर आपसे पूछताछ करने ही आए हैं। वो इंस्पेक्टर को सारी बातें रोते हुए बताती है। उसकी खरोचों के निशान से ऐसा लग रहा था जैसे कि
उसके साथ ज़बरदस्ती हुई हो। लेकिन उस खरोच को गौर से देखने के बाद अंजलि उसके सामने खड़े होकर बोली, मिस राय, आपके खरोचों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये अभी किया गया हो। वो थोड़ी सी हड़बड़ाते हुए बोली, आपके कहने का मतलब है मैं उसे फंसाने के लिए सब किया है? आपको पता नहीं है क्या उसने मेरे साथ क्या किया? मुझे बताने में भी शर्म आ रही है। उसे तो उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसे करने वालों को एक सबक मिले। आई एम सॉरी मिस राय, कोई इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है? रिलैक्स, आप आराम कीजिए और कौन सच्चा है कौन झूठा ये तो पता चल ही जाएगा। चलें अयान? थैंक यू सो मच गाइस। हॉस्पिटल से बाहर निकलकर अंजलि अयान से मुस्कुराते हुए कहती, अयान तूने देखा ना, मेरे एक क्वेश्चन ने उसके चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये तो उसके जख्म को देखते ही पता चल जाता है। और इतना बड़ा सुपरस्टार ऐसी घिनौनी हरकत क्यों करेगा? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बात कुछ और है। कहीं इन दोनों के बीच कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है? रेयांश ब्रेकअप करना चाहता हो लेकिन ये उसके साथ रिलेशन बनाए रखना चाहती हो। अयान उसके पास आकर उसके सर को छूकर बोला, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं फीवर तो नहीं है ना? तुम्हारा दिमाग तो बहुत तेज है, पता कैसे चल जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। तू तो बहुत बड़ी जीनियस निकली यार। हो गया तेरा? अब सुन मेरी बात को, ये लड़की झूठ बोल रही है क्योंकि अगर सच में उसके साथ ऐसा हुआ होता तो वो इस तरह से अपनी आंखें मिलाकर बात नहीं करती। वो डरी हुई सहमी हुई सी रहती। मुझे इस लड़की का बायोडाटा चाहिए, कहाँ से है, इसकी फैमिली, इसकी पूरी हिस्ट्री मुझे चाहिए। तुम रवि को कॉल करो और मुझे रेयांश की भी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसकी मैनेजर का क्या नाम था? मिस्टर नील ने बताया था मुझे शायद। अब घर चलें, शाम भी हो चुकी है। ओ गॉड, मैं अपने काम की वजह से कैसे भूल गई। अब क्या हुआ तुम्हें? आरव ने मुझे दोपहर में ही कॉल किया था, मुझे टाइम ही नहीं मिला घर जाने का। अब चलें जल्दी। पता नहीं अब तक वो रूठ कर बैठा हो। ये सब तुमसे जो सीखा है और बिगाड़ो मेरे बेटे को। यार तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन, ये तो तुम पर डिपेंड करता है, तुम मुझे क्या समझते हो। वो दोनों कार पर बैठ जाते हैं। कार को अयान ड्राइव कर रहा था। वो नील को कॉल लगाने लगी। शांति भवन में मिस्टर कपूर से बात कर रहा नील अंजलि का कॉल रिसीव करते हुए बोला, हेलो मिस्टर नील, मैं आपका केस लेने के लिए तैयार हूँ लेकिन मुझे आपसे मिलना है। वो इतना सुनकर खुश होते हुए बोला, थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लिसन मिस्टर नील, मैं अपनी असिस्टेंट रावी को भेज रही हूँ, उसे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको देना है और मैं आपसे मिलकर बात करती हूँ। कॉल कट करते हुए अंजलि अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी। वो अयान के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मैं सही कह रही हूँ ना अयान? तुम्हें क्या लगता है मैंने इस केस को लेकर कोई गलत काम तो नहीं किया ना? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आई प्राउड ऑफ यू अंजलि। तुम एक बेकसूर इंसान को झूठे इल्ज़ामों से बरी करवा रही हो। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ? सब ठीक होगा, तुम ज़्यादा सोचो मत। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो अभी भी आंखें बंद किए हुए थी। अयान उसे देखते हुए अपने मन में बोला, काश कि मैं तुमसे कह पाता कि अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन कहीं तुम्हें बुरा न लगे इस बात से डरता हूँ। तुम मेरी को सुनकर कहीं मुझसे दूर ना हो जाओ, इस बात से और डर लगता है मुझे। कैसे कहूँ तुमसे कि अब तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। हाँ, तुम ही वो लड़की हो जिसे देखने के बाद किसी और को देखने को दिल ही नहीं करता है। तुम वही पहली लड़की हो जिसने मुझे सही और गलत का अंतर सिखाया है। तुम पर ही आकर मेरी तलाश ख़त्म हुई है। तुम्हारी आंखों में देखकर मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे लाइफ में क्या हुआ मुझे नहीं जानना, लेकिन अब जो तुम्हारे साथ होगा वो वजह बनना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का पल एक याद बनाकर अपने दिल में बसाना चाहता हूँ।